एस्पिरेशनल जो स्किन्स होते हैं, जो सेलिब्रिटीज की देख लेते हैं, ऐसी वेलवेट ग्लोइंग स्किन हर टाइम हर वक्त कैसे हो सकती है? स्किन केयर इज नॉट फिलर बोटॉक्स. लोगों को लगता है हमारे पास आ गए तो ये फिलर बोटॉक्स ही करें. जी नहीं, उनको भी एक्ने होता है, उनको भी पिगमेंटेशन होती है, उनको भी हेयर फॉल होता है, तभी वो हमारे पास आते हैं. हम डर्मेटोलॉजिस्ट हम वैसे ही बदनाम है कि ये तो स्टेरॉइड्स देते हैं. ये सारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है इतने महंगे महंगे क्यों हैं? आप अगर अफोर्ड कर सकते हो बिल्कुल खरीद लो. आप नहीं कर सकते हो तो आप पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम खरीद लो. द की इज डोंट क्रॉस द लाइन. बेसिक हेयर केयर एक इंसान को क्या करना चाहिए? क्लेanलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हेयर ब्रशेस और हेयर कोम्स को बाथरूम में मत रखिए. कि ऑयलिंग एक मिथ है. ऑयल इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज योर हेयर. अगर आपको डैंड्रफ और फंगस वगैरह हो तो ऑयल स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए. ट्रू एंटी एजिंग क्रीम है तो वेरी ट्रू, दैट्स माई डायलॉग. एक इंसान कैसे डिफाइन करे कि उसको एक्जिमा है या सोराइसिस है? So eczema is skin asthma. Psoriasis it spreads to the bones also. तो हाउ डू यू कंट्रोल सोराइसिस? You have to. मैंने तो शादियां टूटते हुए देखी. वैम्पायर फेशियल हो गया, पील्स हो गए, ये सब. अगर हम एक ओवरडोज चले जाएं या किसी की बॉडी टाइप को नहीं सूट कर रहा है तो क्या ये फेटल हो सकता है? See, when you're giving something IV and if you are allergic to it, it can be fatal. कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. बिल्कुल. हेलो, मेरा नाम है कुणाल जयसिंह. अगर आपको भी सीखने का शौक है या इन्फॉर्मेशन गेन करने का शौक है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और इस लंबे एपिसोड के हाइलाइट्स अगर देखने हैं तो कुणाल जयसिंह क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे स्पॉटिफाई पे जरूर फॉलो कीजिए. इन सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में. मैम, सबसे पहले मुझे आपसे ये जानना है कि आपके हिसाब से एक हेल्दी स्किन, हेयर एंड स्कैल्प क्या होना चाहिए और क्या होता है? स्किन जो है आपके बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. ये सिर्फ आपके ऊपरी जो दिखावे के लिए नहीं है, है ना. इसके बहुत फंक्शंस होते हैं. हार्मोनल रेगुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, सेंस ऑर्गन फॉर पेन, टच वगैरह सब, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स. तो इसके लिए आपका जो स्किन के 2 लेयर्स होते हैं. अपर जो है वो एपिडर्मिस कहलाता है और उसके नीचे होता है डर्मिस. एपिडर्मिस में शीट्स ऑफ सेल्स होती हैं. ऊपर वाला होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम, फिर होती है एक बैरियर लेयर. सबसे ज़रूरी अगर हम बात करें कि हेल्दी स्किन क्या होता है तो ये जो आपका बैरियर है ये इंटैक्ट होना चाहिए, ये बरकरार होना चाहिए. तो ऊपर से क्या दिखे, क्लीन हो, है ना, एक इवन टोन हो, यहाँ काला यहाँ सफ़ेद यहाँ इस तरह नहीं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको गोरा होना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि जो भी है इवन टोन हो. जो नॉर्मल पोर्स हैं हमारे स्किन में, अराउंड 20,000 पोर्स होते हैं फेस पे, वो ओपन होते हैं बट वो इतने बड़े भी नहीं दिखें कि वो बिल्कुल जब उन पे लाइट पड़ती है तो वो अब्जॉर्ब होके एक डल सा लुक आ जाता है. तो वो छोटे हों उनके ओपनिंग्स. ठीक है. फिर टेक्सचर. तो डेड स्किन अगर ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है तो जो है, जब अगेन व्हेन द प्रिंसिपल इज द सेम कि लाइट गिरा और अगर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो फिर शाइन नहीं आती. तो एक ग्लो हो और एक हाइड्रेशन हो, सॉफ्ट स्किन हो, तो इसे ही हम हेल्दी स्किन कहते हैं. और आपका बैरियर जो है वो सही. अगर आपका बैरियर सही नहीं है तो एलर्जीज, रैशेस, इचिंग, खारिश, कुछ भी लगाओ या धूप में चले जाओ तो लाल हो जाना, इस तरह की चीज़ें. तो ये है हेल्दी स्किन. अब आप हेल्दी स्कैल्प और हेयर की बात करो तो फर्स्ट इट हैज़ टू बी क्लीन. सबसे पहले तो डैंड्रफ नहीं हो, किसी भी तरह का इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर नहीं हो, सेबोरिक डर्मेटाइटिस वगैरह बहुत होता है. अगर आप रेगुलर शैम्पूज़ नहीं करोगे तो एक बिल्डअप हो जाती है डेड स्किन की, तो वहाँ पे फिर फंगस ग्रो होता है. तो मैलासीजिया फर्फर नाम का एक फंगस है जिसे अक्सर लोग डैंड्रफ समझते हैं, पर एक्चुअली वो इट्स नॉट जस्ट ड्राई डैंड्रफ, इट्स मोर टू डू विद फंगस. उससे कैसे टैकल करना चाहिए? फिर आपको कीटोकोनाजोल शैम्पूज़, जिंक पैराथियोन बेस्ड शैम्पूज़ वगैरह, इट्स बेटर कि आप पहले एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ यूज़ कर ले. अगर नहीं जा रहा है, परसिस्टेंट है, तो आपको फिर समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं है, ये कुछ और है.
तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ही चाहिए, और फिर वो आपको एक रजीम, एक ट्रीटमेंट दे देंगे कि ये आप फॉलो करिए फिर. So that is clean, no lice, no, and the hair has to be, it should not be brittle, frizzy ना हो, है ना, एक शाइन हो, डल नहीं हो. तो इसे कहते हैं हेल्दी हेयर एंड हेल्दी स्कैल्प. एक बेसिक ये बताइए कि एक हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर मेंटेन करने के लिए क्या बेसिक चीज़ें करनी चाहिए एक इंसान को? बहुत ज़रूरी ये है कि स्किन एंड हेयर केयर जो है वो होलिस्टिक होता है. तो जब आप स्किन केयर की बात करते हो, आपको 10 लेयर 10 स्टेप रूटीन करने की ज़रूरत नहीं है. आप सुबह फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, और फिर आप सनस्क्रीन लगाएं. सनस्क्रीन नहीं भूलना चाहिए 365 डेज, वेदर यूर इंडोर्स और आउटडोर्स. सब लोगों को लगता है हमें तो धूप नहीं लग रही है तो सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है, बट एक्चुअली UVA 70% जो है ग्लास को भी पेनिट्रेट करता है. तो अगर आप कार्स में भी हो और बिल्डिंग्स में ग्लास विंडोज़, balconies वगैरह, you're exposed. Indoors like this, when you have lights, these kind of lights, that also is quite strong. फिर हमारे लैपटॉप एंड सेल फोन्स में से जो ब्लू लाइट निकलता है, वो अगर आप 2 to 3 आवर्स से ज़्यादा एक्सपोजर आपको हो तो उससे भी डैमेज होती है. अप टू 2 आवर्स इज ऑल राइट, बट फिर सो दिस इज़ योर बेसिक जो आप स्किन का कर सकते हो. एंड नाइट में कुछ भी हो जाए, अच्छी तरह से चेहरा धो लीजिए और एक मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए. इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ अगर आपको यू वांट बेटर स्किन, ग्लोइंग स्किन, तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ ये सीरम लगा लो, ये कर लो. मार्केट में बहुत सारे फेस वॉशेज हैं और हर दूसरी कंपनी फेस वॉश निकाल रहा है. तो एक फेस वॉश खरीदने से पहले इंसान को क्या देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए उसके लेवल पे कि ओके दिस इज़ अ गुड फेस वॉश? हाँ, सबसे पहले तो आपको आपका स्किन किस तरह का है, नॉर्मल है या ड्राई है, बहुत ऐसा यू फील ड्राई, या ऑयली है, चिपचिपा है, फेस धोने के 1 घंटे बाद ऐसा लग रहा है सारा चिपचिपा हो गया है, या कॉम्बिनेशन टाइप है, कहीं चिपचिपा है कहीं ड्राई है, तो वो कॉम्बिनेशन है. तो ये पहले आप जान लीजिए, और फिर आप अपना फेस वॉश उस हिसाब से खरीदिए. आजकल मिलते हैं, लिखा होता है For oily skin, for dry skin, हाँ जी. कॉम्बिनेशन. ये क्लाइमेट से भी चेंज होता है. आप बॉम्बे से लंदन चले जाओ तो आपका नॉर्मल स्किन वहाँ ड्राई हो जाएगा. करेक्ट. तो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग तो अलग सा, Face- डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ जा रहे हो, अलग फेस वॉश. तो इस तरह से सबसे पहला. सेकंड, आपके फेस वॉशेस में फ्रेग्रेंस ना हो, अल्कोहल ना हो, ये ज़रूरी है. तो आपका स्किन जो है वो सेंसिटिव भी हो, नॉर्मल भी हो, जो कुछ भी हो, फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट्स में. ओके. बिकॉज आप जब रूटीनली यूज़ करोगे एवरी डे, तब जा कर के वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो सकता है 20-30 साल बाद आपको पिगमेंटेशन हो. तो वाई डू इट, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल टेक केयर. अगर ऑयली स्किन हो तो जेल बेस्ड फेस वॉश यूज़ करिए, और अगर ड्राई स्किन हो तो आपकी फेस वॉश में थोड़ा सा क्रीम होना चाहिए, लाइक हाइलुरोनिक एसिड हो, जोजोबा ऑयल हो, इस तरह की इंग्रेडिएंट्स. अगर सेंसिटिव स्किन हो तो बिल्कुल फोम नहीं आना चाहिए. इसमें लोगों को लगता है अगर झाग नहीं आए तो चेहरा साफ नहीं हो रहा है, बट वो बात सही नहीं है, क्योंकि जो फेस वॉशेस में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो आपके मतलब एक्स्ट्रा ऑयल और डेड स्किन एंड डर्ट वगैरह को निकाल देता है विदाउट फॉर्मिंग दैट फोम, विदाउट द झाग. तो आपके अगर सेंसिटिव स्किन है तो बिल्कुल ज़रा भी झाग नहीं होना चाहिए. ओके. सो सनस्क्रीन की अगर बात करें तो मेरे को एक बार किसी ने कहा था कि अगर एक ट्रू एंटी एजिंग क्रीम है तो वो सनस्क्रीन है. बस वेरी True. वेरी ट्रू, दैट्स माय डायलॉग. अच्छा, आपके हाँ, बट बेसिकली एवरी डर्मैट बिलीव्स दैट सनस्क्रीन इज सो अगर आपने एक ही क्रीम को चूज करना है तो आजकल आपको सनस्क्रीन के साथ मॉइस्चराइजर, उसमें मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स, ऐसे सनस्क्रीन्स भी मिलते हैं, तो आप वो यूज़ कर लीजिए. कोई अच्छे सनस्क्रीन के नाम बताइए. बहुत सारे हैं मार्केट में, यूवी डू, सेबामेड, लाशील्ड, सनक्रॉस, ये बहुत बेसिक एंड अफोर्डेबल सनस्क्रीन्स हैं. यूमेडिक्स का एक्लिप्स, इस तरह के वेरी अफोर्डेबल सनस्क्रीन्स. फिर आप थोड़े हाई एंड पे जाओगे तो फिर आपको इस्डिन फोटो प्रोटेक्टर है, अकोजमा है,
मेरा फेवरेट तो इसडिन ही है, बट there's also यूसरिन विच इज़ वेरी नाइस. अगर आपको पिगमेंटेड हो, स्किन में पिगमेंटेशन हो, दाग हो काले, तो एक अच्छा सा टिंटेड सनस्क्रीन जो आजकल मार्केट में जस्ट आया है, यूसरिन. आई हैव नो पेड इंटेंशंस, बट इट्स अ गुड ब्रांड. तो वो बहुत अच्छा पिगमेंटेशन, पिगमेंट हो ना अगर आपको, तो टिंटेड सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करिए. और अगर आपका, जैसे आप लैपटॉप का आपका यूज़ काफ़ी होता होगा या इस तरह के लाइट्स, तो आप भी टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ करिए. क्यों? क्योंकि इसमें होता है आयन ऑक्साइड, जो आपको प्रोटेक्शन देती है ब्लू लाइट से. और आपको ब्लू लाइट क्रिकेटर्स लगाते हैं. दैट इज जिंक. ओके, दैट इज वो है UVA, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फिजिकल बैरियर, वो आउटडोर्स के लिए. आउटडोर्स के लिए. Yeah. तो अगर आउटडोर्स है तो वो भी होना चाहिए आपके साथ. आपके सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड. इंडोर्स हो तो हल्का सा फाउंडेशन टाइप लगता है टिंटेड, बट दैट्स ओके, यू नो. Tell me one thing, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपने स्किन केयर के लिए, फिर भी उतना अफेक्ट नहीं दिखता है, और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते फिर भी उनको लगता है कि लोगों को लगता है यार उनकी भी स्किन बहुत ग्लोइंग होती है, बहुत अच्छी हेल्दी होती है. ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि लिविंग कंडीशन तो सेम है सिटी में. जी, एक तो होता है 20% जो आपका स्किन है वो आपके जीन्स पे डिपेंड करता है. Okay. 20%, ठीक है. अनदर से 30% डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल, 30 to 40%. तो वो लोग जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, मतलब वो अच्छा खा रहे हों, अवॉइडिंग स्मोकिंग, अल्कोहल, शुगर इन एवरी फॉर्म, जैगरी, हनी, डेट्स, केन शुगर, एवरीथिंग, स्लीपिंग ऑन टाइम, एक्सरसाइजिंग. तो ये अगर आप कर लो और उसके साथ आपके जीन्स भी हों अच्छे, ज़रूरी नहीं अगर जीन्स अच्छे भी नहीं, बट आपने इतना कर लिया तो भी आपका स्किन जो है 60% तो अच्छा हो ही गया, बिटवीन 40 to 60%. फिर बचता है आपका 40%. और अगर आप उस कैटेगरी में हो जहाँ आपका स्किन ऑयली है, या जेनेटिकली फैमिली में है कि एक्जिमाज हैं या बहुत पिंपल्स हैं या हाइपर पिगमेंटेशन है, तो आप कुछ भी करो वो भी साथ में एक रोल प्ले कर जाता है. एंड देन कम्स एक्सपोजर टू पोल्यूशन एंड स्ट्रेस. तो ये आपका क्या है, मतलब कितना, हाउ मच ऑफ आउटडोर एक्टिविटी, पोल्यूशन, हाउ मच ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि इनका डायरेक्ट नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है स्किन पे. तो हम रहते तो सेम सिटी में हैं, बट ये सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं. ओके, हेयर केयर की अगर बात करें तो बेसिक हेयर केयर एक इंसान को क्या करना चाहिए? क्या ऑयलिंग अच्छा है, कि ऑयलिंग एक मिथ है, और क्या बेसिक बताइए एकदम के हेयर केयर के लिए कि ये तो करना ही चाहिए इंसान. सबसे पहले हेयर मतलब केराटिन एंड प्रोटीन, राइट. तो सबसे पहले आपका डाइट सही होना चाहिए. आपके डाइट में अच्छा, एंड इट्स नॉट जस्ट बायोटिन. लोगों को लगता है कि अरे बायोटिन खा लिया मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे. नहीं, इट्स विटामिन A, B, C, D, E. इट्स आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, सेलेनियम, जिंक एंड प्रोटीन, है ना. सो ऑल ऑफ दिस इन योर डाइट. सबसे पहला रूल फॉर गुड हेयर इज अ गुड डाइट. फिर आता है क्लेनलीनेस. जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा कि इफ योर स्कैल्प इज ऑयली देन मे बी 2-3 times in a week you should shampoo, and if it is dry then at least 1 or 2 times. तो ये cleanliness is very important. आपके जो हेयर ब्रशेस होते हैं, आपकी जो कंघी होती है, वो आपने रोज, हर रोज, और ये लोग करते नहीं. ओके, सो आफ्टर यू कोम जस्ट पुट इट, उसको डिप कर दीजिए गर्म पानी में, और कुछ करने की जरूरत नहीं है. या मग ऑफ वाटर, उसमें डिप करके रख दिया 10-15 मिनट, वापस आ गया, निकाल दिया, सुखा दिया. अब हेयर ब्रशेस और हेयर कोम्स को बाथरूम में मत रखिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत डैम्पनेस होता है, मॉइस्चर होता है, तो हो सकता है कोई जर्म्स, कोई विच आर नॉट विजिबल, फंगल इन्फेक्शन, फंगस वगैरह आ जाए, और फिर वो आप जब कंघी करते तो आपको भी बॉयल्स हो जाएं या फंगल इन्फेक्शंस हो जाएं. तो मेंटेनिंग दैट हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द राइट काइंड ऑफ शैम्पू, एंड अगर आपने हेयर कलर किया हो तो राइट काइंड ऑफ कंडीशनर ऑल्सो, है ना. तो कुछ कंडीशनर्स होते हैं जिनमें प्रोटीन होता है, तो अगर आपका हेयर बहुत फ्रिजी हो तो वो वैसे वाले कंडीशनर्स. कुछ कंडीशनर्स होते हैं जिसमें ऑयल, कलर प्रोटेक्टेंट इंग्रेडिएंट्स होती हैं, तो वो यूज़ करिए. एवोकाडो होता है, डाइमेथिकॉन वगैरह होती है. अगर आपका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है तो आप जाहिर है, हो सकता है आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो, सोराइसिस हो, सम इन्फेक्शन, तो एक बार चेक कराकर उस हिसाब से आप अपना शैम्पू बदलिए. एंड
आजकल तो हेयर मास्क एंड हेयर सीरम्स ये सब भी आ गई हैं, वो सब आप यूज़ कर सकते हो। जितना आप हीट से दूर रहो उतना आपके स्कैल्प और हेयर के लिए अच्छा है, which means ironing, blow drying, using tongs, curling. जितना आप अवॉइड कर सको उतना आपके हेयर शाफ्ट के लिए अच्छा है, वरना यहाँ पर इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होती हैं जो हीट से टूट जाते हैं, तो फिर बाल आपके वीक हो जाएंगे और आपका हेयर ब्रिटल हो जाता है, फ्रिजी हो जाता है। और जिनको तो अगर इन करना पड़ता है रोज तो फिर आपके अच्छे हेयर हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रेज एंड लोशंस मिलती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है ऑयल, है ना। तो बचपन से ऑयल तो हम लगाते ही आ रहे हैं, मुझे ऑयलिंग बहुत पसंद है खुद। वंस इन अ वीक तो मैं चंपी करवा ही लेती हूँ, ठीक है। लेकिन ऑयल इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज योर हेयर और कॉज हेयर रीग्रोथ। ऑयल से बाल नहीं बढ़ते, ऑयल से नए बाल नहीं आते। कुछ स्टडीज़ हैं जो रोजमेरी ऑयल से रिलेटेड है कि रोजमेरी ऑयल अगर आप रेगुलरली लगाओ तो थोड़ा सा हेयर ग्रोथ होता है। प्रूवन नहीं है अभी तक। कुछ बहुत ही कम स्टडीज़ हैं स्टडीज़ हैं, सो प्रूवन आप कह सकते हो प्रूवन, बट मे बी 20%. There's no harm in using it, so you can use it. Having said that, what about the regular almond oils and coconut oils? They are very good conditioners. कंडीशनर्स, Yes. आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल Oil अच्छे are good कंडीशनर्स। conditioners. तो बालों को ऐसे मुंबई जैसे या कहीं पे आजकल तो फुल एवरी द एंटायर कंट्री वेर एवर यू गो इज वेरी पोल्यूटेड, है ना। फिर उससे आपको एक कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है। आप ठंड में ज़्यादा रहोगे तो आपके हेयर फ्रिजी हो सकते हैं, आप गर्मी में रहोगे तो भी हो सकते हैं, आप रूम हीटर्स लगाओ तो भी हो सकते हैं, आप एयर कंडीशनिंग करो तो भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर निकल जाता है हेयर से, तो इसलिए एक कंडीशनर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप यू वांट टू अप्लाई ऑयल, अगर आपको डैंड्रफ और फंगस वगैरह हो तो ऑयल स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो फिर फूड होता है फंगस के लिए। और लोग क्या करते हैं, उल्टा सोचते हैं अरे बहुत ड्राई हो गया स्कैल्प, चलिए ऑयल लगा लें, पर उससे वो कंडीशन और खराब हो जाएगा। इज इट? यस, सो यू शुड नॉट यूज ऑयल। बट अगर आपको बालों को मतलब यू वांट इट टू बी नाइसली कंडीशनड, तो आप 1 इंच छोड़ करके अच्छे से बालों को ऑयल लगा सकते हैं, any oil. So I am not against oils, but the way you use oil is important. Now I personally said मैं चंपी तो करा लेती हूँ, मैं स्कैल्प पे भी लगवाती हूँ। चंपी मीन्स स्कैल्प, Right. अच्छा लगता है, इट्स अ नाइस मसाज, थोड़ा सा सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो जाता है टेम्परेरीली। बट बालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है उस चंपी में भी। एंड बट इफ़ आई हैड डैंड्रफ, अगर मुझे डैंड्रफ होता या मुझे कोई फंगल इन्फेक्शन होता तो मैं बिल्कुल ऑयल स्कैल्प पे नहीं लगाती। क्योंकि अक्सर लोग उल्टा करते हैं। जी बिल्कुल। और बहुत सारे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि अगर डैंड्रफ हो रहा है तो ऑयलिंग करो स्कैल्प पे, तो उसमें मॉइस्चर जाएगा, कुछ होगा। तो आप बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो फंगस जिसकी मैं बात कर रही थी, मैलिसीजिया फर्फा एंड बंच ऑफ अदर ईस्ट्स एंड ऑल, आप उनको एक्चुअली खाना खिला रहे हो, तो टेम्परेरीली आपका वो ड्राई स्केल, जो डेड स्किन जो इकट्ठा हुआ है वो तो निकल जाएगा, बट उनको उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाना मिल रहा है, तो वे वापस देयर इज अ बिल्ड अप अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर एक इंसान के पास उसको लग रहा है कि उसके पास डैंड्रफ है, आपने कहा एक कीटोकोनाजोल एंड जिंक पायरेट, नो आपने बोला था सब है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सबॉरिक, तो इन दोनों में फर्क क्या है? डैंड्रफ इज जस्ट ड्राई स्कैल्प। ओके। कभी पोल्यूशन से हो जाता है, कभी आपने केयर नहीं लिया उससे हो गया, वॉश नहीं किया बराबर उससे हो गया, समटाइम्स जस्ट जेनेटिक। Seborrheic dermatitis is an inflammatory disorder of the scalp. Okay. It's a very severe version of dandruff. Okay. जहाँ थिक फ्लेक्स हो गई हैं, निकल ही नहीं रहे हैं, persistent, आपने शैम्पू कर लिया फिर भी हो रही हैं, कभी कभी इचिंग हो जाता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। Sometimes the scalp feels very sensitive. एक ऐसा बर्निंग सेंसेशन रह जाता है। तो और वो थिक फ्लेक्स होते हैं जो जाती ही नहीं है, मतलब कि मेरे पास आते हैं लोग कहते हैं अरे यार मतलब डैंड्रफ तो बचपन से है, तो समझ लो कि ये डैंड्रफ नहीं है। है। देयर इज समथिंग मोर टू इट, इट्स अ मोर
यू नो आपके हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली इन्फ्लेम हो रहे हैं, तो उनका केयर लेना. जैसे हीट, हॉट वाटर इज वेरी बैड फॉर द स्कैल्प. हॉट वाटर से आप शैम्पू नहीं कर सकते, आप ल्यूकवार्म वाटर यूज कर लो. मुझे बहुत पसंद है गर्म पानी, बट जिस दिन से मुझे ये समझ आ गया कि नहीं, यू कांट डू इट, क्योंकि आपका पूरा स्कैल्प का और स्किन का भी मॉइस्चर निकल जाता है. पानी इवेपोरेट हो जाता है जल्दी, हॉट वाटर, तो उससे स्किन का भी या स्कैल्प का भी मॉइस्चर ले लेते. सो अगर आपको डैंड्रफ हो तो हॉट वाटर तो बिल्कुल नहीं लगाना. तो जिनके पास ये कंडीशन है, जो जिनको लगता है कि बहुत सालों से डैंड्रफ है, डैंड्रफ जा नहीं रहा है, हमने बहुत सारी एंटी डैंड्रफ शैम्पूज, स्ट्रॉन्गर मेडिकल ग्रेड एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज किए, फिर भी नहीं जा रहा है, तो उनको समझना चाहिए कि दिस इज बियॉन्ड डैंड्रफ. देन इट इज बियॉन्ड डैंड्रफ. तो ये एक वन फॉर्म ऑफ डर्मेटाइटिस है. तो उसके लिए क्या करना चाहिए एक इंसान को? फिर देयर आर मेडिसिन. फिर वो अपने आप मत ट्रीट कर रही, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की बहुत ज़रूरत पड़ जाएगी. और इनिशियली अगर बहुत सिवियर हो तो हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, टॉपिकल एंड ओरल ऑल्सो. फिर उसे कंट्रोल करने के लिए फिर तरीके होते हैं. तो इसके साथ साथ मेंटेनिंग स्कैल्प हाइजीन, हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन योर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? आपके जो फ्लेक्स हैं, डेड स्किन जो फ्लेक्स हैं, दैट इज केराटिन, दैट इज प्रोटीन. सो यू शेडिंग प्रोटीन. Okay. So it's very important to have protein, Okay. you know. So I want to know primarily about जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं किया गया, बट आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑटो इम्यून डिजीज़ जो हैं स्किन की, जैसे सोराइसिस हो गया, एक्जीमा हो गया, विटिलिगो हो गया. ये एग्जैक्टली होती क्या है ये तीनों चीज़ें हैं? और भी अगर आपको कोई पता है जो मुझे शायद नहीं पता हो, वो होती क्या है और उनको ट्रीट कैसे किया जाए या उनको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए, ऑटो इम्यून मीन्स द बॉडी इज रिजेक्टिंग इट्स ओन सेल्स. समथिंग इज हैपनिंग जहाँ एक एंटीजन है, एक एंटीबॉडी है. कोविड में हम सब ने एंटीजन एंटीबॉडी बहुत सीखा हुआ है ना. तो सम फॉरेन सब्सटेंस हैज अटैक्ड and the body tries to attack that foreign substance. In the bargain, the body produces so many cells कि फिर बॉडी को समझ ही नहीं आता कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और खुद के ही सेल्स उसके लिए खराब हो जाती. सो दैट इज ऑटो इम्यून. ओके, ऑलराइट. अब ये क्यों होता है, इसका कोई ऐसा एक पिन पॉइंट आंसर नहीं है कि ये क्यों होता है. अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज जेनेटिक, a lot of times, but it is also in some cases stress related. Okay, the moment your stress levels are very high, you can get into autoimmune over a period of time. ऐसे नहीं हो जाता आज स्ट्रेस हो गया कल autoimmune, ऐसे नहीं. Cumulative, सालों साल, है ना. That, and then sometimes some maybe a vaccine or something like that which has triggered the whole antigen antibody reaction. तो ये reasons हैं. Psoriasis is an autoimmune condition. Vitiligo is an autoimmune condition. Eczemas are not autoimmune. Okay. Eczemas need not be. They are not actually. They are either genetic or they are secondary eczemas as a result of allergies to certain things. जैसे आपको लेदर से एलर्जी है, रबर से एलर्जी है, प्लांट्स से एलर्जी है, पोलन से है, फ्रेग्रेंस से है. तो फिर जब आप उसे और इस तरह की एलर्जीज जहाँ बहुत इचिंग होती है, बहुत खारिश होती है, एंड द मोर यू स्क्रैच द मोर इट बिकम्स सिवियर. ओके. जैसे इच स्क्रैच साइकिल से वो और सिवियर हो जाता है, उसे एक्जिमा कहा जाता है. वो ट्रीटेबल है? वो none of these three are curable. You can only control them. ओके. लेकिन अगर आप एक्जिमा अगर आपको हो तो आपका जो ऑफेंसिव फैक्टर है, जो कॉजिटिव फैक्टर बोल लीजिए, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, वो आप खुद भी कर सकते हो इफ़ इट इज़ वेरी एविडेंट कि मैंने ये घड़ी पहना तो मुझे यहाँ पर रैश हो गया और खारिश हो रही है, और अब यहाँ ऊजिंग हो रहा है, अब यहाँ स्केल्स, मतलब इट्स सम लेदर स्ट्रैप और योर मेटल स्ट्रैप. इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. कुमकुम लगा लिया, किसी को वहाँ हो रहा है, या वो because of constant friction when Muslims do their namaz, that is also a type, they get eczema here. तो अलग अलग hand wash, sanitizers, hand washes,
सोप्स, डिटर्जेंट्स, इनसे तो बहुत कॉमन एक्जिमा हो जाता है हाथों में. तो मतलब स्किन निकलने लगती है, फट जाता है, ब्लड निकलने लगता है, इचिंग होती है. तो दीज आर एक्जिमाज बिकॉज ऑफ एलर्जीज टू दोज. तो जब आपको अगर पता चल जाए कि इससे एलर्जी है तो एक तो उससे दूर ही रहना है, तो पता कैसे चले? यू नो. तो एविडेंट हो जाता है. और या फिर आपको यू हैव टू कम टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट. एंड वी डू अ लॉट ऑफ, समटाइम्स इफ इट्स वेरी डिफिकल्ट हम पैच टेस्टिंग भी करते हैं, एक प्रकार का टेस्ट होता है. सो कॉजेटिव एजेंट से दूर रहना है, अपने आप को जितना हो सके मॉइस्चराइज करना है. अब आप कहोगे कि दिन में कैसे ऑयल लगाएं. मैं क्या मतलब फॉर हाउस वाइफ्स आई टेल देम कि पहले आप सब्जी काटने से पहले घी लगा लीजिए हाथों में, या तेल लगा लीजिए, जो आप जिस भी तेल से आप खाना बना रहे हो वो तेल. बट राई का तेल थोड़ा सा इरिटेंट होता है. तो बाकी जो भी आप लगा रहे हो, सनफ्लावर से कुक कर रहे हो, ऑलिव ऑयल से कुक कर रहे हो, पीपल फ्रॉम केरला यूज कोकोनट ऑयल, तो वॉट एवर ऑयल या घी आप अच्छे से हाथों में लगा लीजिए. तो उससे एक बैरियर बन जाता है. फिर आपके जो वेजिटेबल्स एसिडिक होती हैं वो सब आप चॉप करते हो, जिंजर, गार्लिक, अनियन, टोमेटो, लाइम, लेमन, इनसे जो स्किन को बैरियर को खराबी हो सकती है वो उससे आप बच जाते हो. उसके बाद आपका जब काम हो जाता है तो तुरंत आप अच्छे से वॉश करके, और ऐसे वापस हम उसी पे आते हैं कि सोप फ्री हैंड वॉश. सोप फ्री हैंड वॉश. तो उससे आप वॉश करके तुरंत मॉइस्चराइजर लगाइए. और ऐसे भी मार्केट में मॉइस्चराइजर्स हैं जो ऑयली नहीं है, चिपचिपे नहीं है, जो आप डे में लगा सकते हैं. नाइट में तो आपको एक हैवी मॉइस्चराइजर लगाना ही चाहिए. तो ये बेसिक केयर आप अगर, एंड देन स्टे अवे फ्रॉम परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स, अगरबत्तीज, रूम डिफ्यूजर्स, इन सब से एलर्जीज होती हैं. तो अगर आप ये बेसिक चीज़ फॉलो करो, और एक कुछ लोगों को ओसीडी होता है, हर एक चीज़ के बाद हाथ धो रहे हैं, तो वो उससे दूर रहो. पैर धो रहे हैं तो, एंड बॉडी को आप दिन में 2 बार मॉइस्चराइज करो, फुल बॉडी. हाँ. तो आप जो है एक्जिमा को बहुत कंट्रोल में ला सकते हो. अच्छा, डाइट हेल्दी, अ वेरी हेल्दी डाइट, यू नो, वॉट एवर यूर एलर्जिक टू उसे आप अवॉइड करो. एंड कंसिस्टेंटली देखा गया है कि ग्लूटेन, मिल्क, शुगर, है ना, इनसे वेरी कॉमनली स्किन के इश्यूज जो हैं वो बढ़ जाते हैं. तो इनसे फिर दूर ही रहना. अगर आपने टेस्ट कर लिया और उसमें निकलता है कि भाई ये इससे आपको है एलर्जी, तो उससे भी दूर रहना. So the diet is very important. So have more omega-3 seeds, pumpkin seeds, flax seeds, chia seeds, sunflower seeds, बादाम, अखरोट, इस तरह की चीज़ें. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश, सामन्स, मैकरल्स में बहुत ओमेगा होता है. वरन अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो तो आप ओमेगा 3, 6, 9 का एक सप्लीमेंट ही ले लो. तो इससे भी आप एक्जिमास को कंट्रोल में रख सकते हैं. सो एक्जिमास समटाइम्स क्योर हो जाती है, समटाइम्स फुल्ली कंट्रोल हो सकती है. सोराइसिस और विटिलिगो की अगर हम बात करें, यू कैन ओनली, इससे आगे बढ़ने से पहले मेरे को समझना है कि एक इंसान कैसे डिफाइन करे कि उसको एक्जिमा है या सोराइसिस है. ओके. सोराइसिस में इतना इचिंग नहीं होता है, ओनली इफ इट इज अक्यूट तो हल्का सा इचिंग होता है. दिखने में वो अलग लगता है. इट इज़ यूजली सर्कुलर एंड स्केल्स बनती हैं उसके ऊपर. फिर जब वो स्केल्स निकल जाती हैं तो एक रेड, एंग्री रेड लुक रहता है. तो एक्जिमा में ऐसा नहीं होता है. एक्जिमा इज डार्क, इट्स ड्राई, इट्स थिक, द पैच इज थिक. और ऐसे अलग अलग फिश स्केल टाइप के स्केल्स नहीं होते हैं उसमें, जो सोराइसिस में होता है. तो अक्सर इट्स डिफिकल्ट. आई थिंक आपको बहुत तजुर्बा हो जाना चाहिए टू कीप सीइंग कि क्या रहे. बट यूजुअली अगर बहुत इचिंग हो तो आप समझ लीजिए शायद ये एक्जिमा है. हाँ. और एक्जिमा आपको यूजुअली फुल बॉडी, बहुत अगर सिवियर हो, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो, फैमिली ऑफ एस्थमा हो तो उसमें भी एक्जिमा बहुत कॉमन है. स्किन, सो एक्जिमा इज स्किन एस्थमा. ओके. हाँ. सो अगर पूरे बॉडी पे हो रहा हो तो भाई ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ऑल्सो लोकलाइज्ड, कि जहाँ आपको एलर्जी हो रही है वहाँ पे एक्जिमा हो जाता है क्योंकि आप खारिश कर रहे हो. तो इससे भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. बट बाय एंड लार्ज इट्स द लुक एंड द फैक्ट दैट psoriasis doesn't itch so much, and it spreads to the entire body over a period of time. Psoriasis, it spreads to the bones also. So you do get psoriatic arthritis. Eczema doesn't spread to the internal organs. So how do you control psoriasis? You have to take medication.
एंड द बेसिक थिंग कि आप सोप फ्री फेस वॉशेस, बॉडी वॉशेस यूज़ करिए, आप डिटर्जेंट से दूर रहिए, आप मॉइस्चराइजर्स लगाइए, आप ओमेगा 3 ज़्यादा लीजिए, आप अल्कोहल एंड निकोटीन से बिल्कुल दूर रहिए. These two things, yeah, they will. And another important thing is stress, because stress will just, explode the psoriasis. So पर आज के लाइफस्टाइल में अल्कोहल, निकोटीन, चाय, कॉफी ये सब से दूर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत लोगों के लिए. चाय कॉफी तो आप ले सकते हो, ठीक है, That is पर not- अल्कोहल, निकोटीन जिनकी आदतें हैं या उनको तो आप, I will just say stop it, because you have, if it's your health and it's more important. The reason being, psoriasis is autoimmune and it can affect your bones and joints. है ना? आपको सिर्फ स्किन के ऊपर ही कुछ है तो ठीक है, अब you don't want to leave your alcohol and your smoking, I can understand. But if it's something which is affecting your internal parts and the other organs, there's no way out. ओके. There is no way out. अब हम बात करते हैं विटिलाइगो की. विटिलाइगो is only external. ओके. उसमें it is autoimmune, but उसमें अंदर कुछ नहीं हो रहा है बॉडी को, सो स्किन. सिर्फ स्किन पे हो रहा है. So the first thing I tell my patients is just thank your stars, be grateful you don't have a disease which is spreading into your internal organs and eating you away slowly. हालांकि इंडिया में विटिलाइगो को बहुत अलग नजरिए से देखा जाता है. कोड कहते हैं लोग, पता नहीं क्यों, और उनको लगता है छूना नहीं चाहिए, अनटचेबल. ऐसा नहीं है. इट डज नॉट स्प्रेड टू कॉन्टैक्ट. मुझे अगर विटिलाइगो हो और कोई आके मुझे छू ले तो उससे विटिलाइगो नहीं होगा. सफेद कोड या लुकोडर्मा नहीं होगा. इट्स नॉट लेप्रेसी. लेप्रेसी इज कोड, दिस इज नॉट. ठीक है. एंड इट्स ओके. एक तरफ से आप गोरा बनना चाह रहे हो, दूसरी तरफ से आप विटिलाइगो को कह रहे हो कि अरे शादियां नहीं हो रही हैं, उसे ये बीमारी है. मैंने तो शादियां टूटते हुए देखी. फॉर विटिलिगो. Yeah, for vitiligo. Patients have come to me and said, doc, and they've taken my opinion also. That, शादी तो मतलब पक्की हो गई है, लेकिन फैमिली में विटिलाइगो है, शादी करनी चाहिए. ऐसे बिल्कुल करनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम. पर बाद में पता चला मेरे एडवाइस का कोई फायदा तो हुआ नहीं, शादियाँ तो टूट गई हैं. So it's, but I think nowadays बहुत सारे अच्छे मेडिसिन आ गए हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आ गए, both for psoriasis and for vitiligo. There is narrowband UVB, there is excimer laser. vitiligo में तो मेलानोसाइट कल्चर होता है. अगर स्टेबल हो जाए, मतलब बढ़े नहीं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उसे स्टेबल विटिलाइगो कहते हैं. तो उस पर फिर आप कल्चर करके कलर वापस ला सकते हो. तो बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो गए. सोराइसिस में, विटिलाइगो में बायोलॉजिक्स आ गई हैं. हालांकि बायोलॉजिक्स बहुत महंगी हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. बायोलॉजिक्स क्या होता है? ये कुछ स्पेशल मेडिसिन हैं जो स्टेरॉइड से अलग हैं. पहले हमारे पास क्या था, हम डर्मेटोलॉजिस्ट हम वैसे ही बदनाम है कि ये तो स्टेरॉइड्स देते हैं. वो इसलिए बदनाम है क्योंकि पहले शायद 20 साल 25 साल पहले और कुछ था ही नहीं. अब हम नहीं देते हैं स्टेरॉइड्स. अब मतलब मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं स्टेरॉइड्स नहीं देती हूँ 25 सालों में. मेरे टीचर नहीं देते थे, बहुत रेयरली देते थे. तो वो दौरा जो है वो चला गया. अब ये सारे अच्छे अच्छे नए ड्रग्स आए हैं जो इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को, उनके जो सेल तक जहाँ पे प्रॉब्लम है, बेसिक डीएनए में प्रॉब्लम है, सेल्स में प्रॉब्लम, वहाँ तक रीच करके ये बायोलॉजिक्स एंड जैक इनहिबिटर्स कहते हैं इन्हें, दे रीच एंड दे अटैक द डिजीज देयर. तो काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, बट कंट्रोल होता, क्योर नहीं होता. इन सबका क्योर क्यों नहीं निकला है आज तक? चल रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. that's why we are humans. But रिसर्च तो जारी है, और वहां से यहाँ तक तो हम काफी पहुंच गए आगे. जहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ स्टेरॉइड्स थे, और अब तो बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ, सेफर मेडिसिन आ गई हैं, सेफर क्रीम्स आ गई. यस. अच्छा, टेल मी वन थिंग, ये सारी जितनी आजकल जो मार्केट में क्रीम्स, सीरम्स और ये सब आ गए हैं, क्या ये सच में काम करते हैं कि ये एक बिजनेस बढ़ाने का तरीका है? एंड आई वांट टू बी वेरी कैंडिड एंड ऑनेस्ट विथ यू. इतने सारे सीरम्स, रेटिनॉल, ये वो सारी चीज़ें आ गई है कि मतलब ऐसा लगता है कि आपका आधा दिन तो सिर्फ स्किन केयर में चला जाएगा अगर आप ये सब करेंगे. तो क्या ये सच में काम करती हैं या इट्स जस्ट देयर?
काम तो करती है. सी इफ इट इज़ अ प्रोडक्ट विच इज़ वेल रिसर्च्ड और उसी तरीके से आप यूज़ करिए तो काम करेंगे. लेकिन क्या आपके लाइंस जो ऑलरेडी बन चुके हैं, आपके रिंकल्स जो ऑलरेडी बन चुके हैं, वो निकल जाएंगे इन क्रीम से? बिल्कुल नहीं. ओके, आप अगर एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो तो आपका स्किन मॉइस्चराइज रहेगा, वेल हाइड्रेटेड रहेगा. सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो आपका स्किन जो है UVA डैमेज, UVB इनसे बचेगा. तो ये तो काम करती. फिर हम बात करते हैं सीरम्स की. अच्छे प्रोडक्ट्स अगर हों जिनमें रिसर्च अच्छी हो तो वो काम करती है. अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप मार्केट में तो इट्स सच अ बूम, इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, बट उनका रॉ मटेरियल कहाँ से आया है, प्रिजर्वेटिव कैसे बना गया है, उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उनका पीएच वैल्यू हमारे स्किन के पीएच वैल्यू से मैच कर रहा है. एक और होता है pKa वैल्यू, वो मैच कर रहा है. उसका जो शेल्फ लाइफ है वो कितना है. ये सारा जो है मिलाकर एक हमारे एक्चुअली कोई FDA इस तरह सा एक रूल नहीं है अभी तक फॉर कॉस्मेटिक्स. वी डोंट होना चाहिए, पर वी डोंट नो कि जो वो लिखते हैं और जो वो कहते हैं और वो जो क्लेम करते हैं, सच में वो कॉन्सेंट्रेशन है क्या? सच में ये ऑर्गेनिक या नेचुरल प्रोडक्ट है, या नॉर्मल केमिकल प्रोडक्ट भी इसमें अगर आपने लिख दिया कि इसमें इतना ग्लाइकोलिक है परसेंटेज, 12% ग्लाइकोलिक, क्या सच में वो है? वी डोंट नो. मैम, ये सारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स है इतने महंगे महंगे क्यों हैं? और क्या होता है ना, एक आम इंसान जिसको लुकअप करता है, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके स्किन केयर को देखता है, उनकी स्किन को देखता है, वो थोड़ा इंस्पायर हो जाता है. एंड काफ़ी सेलिब्रिटीज़ बहुत सारे स्किन केयर ब्रांड्स इंडोर्स भी करते हैं. काफ़ी उन्हें अपनी अपनी ब्रांड शुरू भी कर दी हैं. एंड दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव. इट्स नॉट फॉर द एवरी डे कॉमन आम आदमी के लिए नहीं है वो. बट वो एस्पिरेशनल इतना हो गया है कि लोग बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके सिर्फ वो करना चाह रहे हैं, जो कभी कभी रिजल्ट दे नहीं दे पता नहीं चलता. जी. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर इंसान का स्किन जो वो अलग होता है, यूनिक होता है. तो आपके फेवरेट एक्टर वो एंडोर्स कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वो यूज़ करो तो आपका स्किन भी उनकी तरह निखर जाए. हो सकता है वो आप पे उल्टा काम कर जाए. एग्जैक्टली. ओके, तो ये समझना चाहिए. सेकंड, आपका जो सेलिब्रिटी है उसका वो काम कर रहा है. अगर वो प्रोडक्ट एंडोर्स कर रहा है तो इट्स अ जॉब फॉर हिम, तो वो प्रोडक्ट एंडोर्स कर रहा है. ठीक है, जिस तरह से कपड़े पहन गए तो कपड़े एंडोर्स किए, उस तरह से प्रोडक्ट्स एंडोर्स किए. ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ द सेकेंड थिंग. सो लेट देम डू द वर्क. एंड अगर आपको आप अपना रिसर्च करो कि क्या वो प्रोडक्ट सच में आपके स्किन के लिए सही है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रिव्यूज़ आजकल तो रेडिट, कोरा वगैरह है, उसमें देख लो. एंड देन कंसल्ट विथ योर डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना. फिर जा कर के आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करें. ज़रूरी नहीं है कि आपको एक महंगा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए. कई बार प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं बट उनका जो सारा पैसा जो है उनके पैकेजिंग में, उनके PR में, उनके मार्केटिंग में, उसमें लग जाता है और वो फिर कंज्यूमर कॉस्ट हो जाता है. सो ये बात आपको समझना चाहिए दैट expensive need not be good. Okay. However, something very, very cheap, not well researched, not talked about, again need not be good because उसमें शायद research कम हो. So you can buy a very inexpensive product. आप खरीद सकते हो some product, but थोड़ा सा research कर लो उस पे कि कैसा है. Right? Like for example, I'll take a name. When people say, I want a good lip balm, I say Boroline. The cream. The cream. Is that edible? The green one, of course. Okay. We've used it all our lives on our lips. Okay. I don't know which company makes it. I don't remember, but It's a household product. yeah, and it works. Or I'll say use ghee, Yeah. right? So what I'm trying to tell you is कि वो बहुत ही सस्ता है, but वो बहुत अच्छा काम करता है. आपके सारे महंगे लिप बाम्स एक तरफ और बोरोलिन एक तरफ, या वैसलीन, even वैसलीन, Petroleum jelly. yeah. So cheap
inexpensive also works. Like one of our cold creams that पूरे बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, बेस्ट मॉइस्चराइजर. ओके. आपको जरूरत नहीं है ला मेर और ला प्रेरी खरीदने की. आप अगर अफोर्ड कर सकते हो, बिल्कुल खरीद लो. इट मेक्स यू फील गुड, इट वर्क्स, इट्स अ गुड मॉइस्चराइजर. आप नहीं कर सकते हो तो आप पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम खरीद लो, वो भी काम करता वो भी काम करता है. ओके. है ना. नाउ सनस्क्रीन. हम्म. माई थिंग अबाउट सनस्क्रीन इज, जब भी आप सनस्क्रीन खरीदने जाओ, SPF तो देखोगे 30-50, हर एक SPF तो जानते लो, बट PA प्रोटेक्शन देखोगे कि दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट A, एंड इट शुड बी 3+ और 4+. बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज आप कॉस्मेटिक सनस्क्रीन्स अवॉइड करिए. आप फार्मेसी में जाकर मेडिकेटेड सनस्क्रीन्स यूज करें. दैट इज द ओनली प्लेस वेयर आई से डू नॉट यूज अ कॉस्मेटिक सनस्क्रीन. व्हाट इज अ कॉस्मेटिक सनस्क्रीन एंड जैसे ब्यूटी स्टोर्स में जो आपको सनस्क्रीन्स मिलते हैं, ओके. like any of these, a Clinique or a Lakme or a whatever, फेयर एनफ. they're fine. I'm not saying they're bad, but the kind of protection that you get from a medicated one, you may not get from a cosmetic one, क्योंकि concentration वगैरह में फर्क हो जाता है. Medicated one is FDA approved. ओके. Can you use a cosmetic face wash or a cosmetic serum or a cosmetic moisturizer? Of course you can. But only for the sunscreen, my request will be, that's my thought, because I know that it'll give you a full coverage. If it is telling you, I am giving you this much concentration and this is the coverage it is going to give you. ओके. कि And उसमें फिर आपको बहुत महंगी खरीदने की जरूरत नहीं है. आप जो मैंने नाम अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो 300 से 400 के बीच में आ जाता है. ओके. और कितना जो लगाना वो चाहिए? भी नहीं अबाउट 2 fingers. ओके. 2 fingers. Yes. Yes. दिन भर के But- So line. 2 lines are good. ओके. है ना. अब आप जो वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं सनस्क्रीन, तो फिर लैक्टोकैलामाइन इज अ गुड बैरियर, वो आप लगा सकते हो. एंड देन फिजिकल, सो टाई अ स्कार्फ, वेयर अ हैट, वेयर ग्लासेस, ट्राई नॉट टू स्टेप आउट बिटवीन 10 and 4 इफ पॉसिबल. तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो. ओके. ओके. एक्चुअली लैक्टोकैलामाइन की अगर बात करें तो आई थिंक दैट इज बिन माय सेवियर. जब मैं एक्टिंग फील्ड में घुसने वाला था, तब उससे पहले मैं कॉर्पोरेट में था, तो उस टाइम पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था. आप जा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, सब कर रहे हो. तो जब मैं ऑडिशन देने लगा, मुझे रियलाइज़ हुआ, और बहुत सारे मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स ने भी बोला था कि खड्डे दिख रहे हैं अच्छा. थोड़े बहुत. और मुझे लगा, कभी नोटिस नहीं किया था नहीं मैंने. किया था. तो मेरे किसी एक फ्रेंड ने, जो जब ऑडिशन के टाइम पे दोस्त बन जाते, उसने बोला कि लैक्टोकैलामाइन लगा. तो मैं रोज़ नहाने के बाद और सोने से पहले, मुंह धो के सोने से पहले लैक्टोकैलामाइन लगा के सो जाता था. एंड इन 1 month's टाइम मेरा स्किन पूरा क्लियर भर गया. आई डोंट नो वेदर दैट वाज प्लेसिबो और वो एक्चुअली काम करता है लैक्टोकैलामाइन. आप बताइए. नहीं, काम तो करता है. I don't know how your pores reduced, but maybe you never took care earlier. And suddenly आपने थोड़ा सा एक मॉइस्चराइजर और वो लगाना शुरू किया, तो धीरे धीरे उससे आपका स्किन जो है वो ठीक हो गया. But it is a safe ingredient. I mean, the ingredients in that composition is it's a safe one. Okay. So you did good. Okay. I want to ask you something without taking names, of course. So, आपके हिसाब से जो एस्पिरेशनल जो स्किन्स होते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज़ की देख लेते हैं, बिकॉज दे आर ओवर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. लाइट हो गया, आउटडोर इवेंट्स हो गए, ट्रैवल हो गया, डिफरेंट लिनन्स हो गए जहाँ जहाँ जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें. तो वो अपनी स्किन केयर के लिए क्या करते हैं? क्योंकि मैं आज तक नहीं समझ में आया मुझे कि ऐसी वेलवेट ग्लोइंग स्किन हर टाइम हर वक्त कैसे हो सकती है. ज़रूरी नहीं है हर टाइम उनका स्किन ग्लोइंग हो. नंबर 1, उनको भी, वो भी इंसान है, उनको भी एक्ने होता है, उनको भी पिगमेंटेशन होती है, उनको भी हेयर फॉल होता है, तभी वो हमारे पास आते हैं. राइट. सो आई नो उनको भी एक्जीमाज होती हैं, एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, और वो हमारे पास आते हैं. बट एक चीज़ है कि अगर वो कोई मूवी कर रहे हो, तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं. सो इन देयर डाइट,
in their sleep, in their exercise and skincare and certain maybe some treatments that we do. तो फिर उस समय फिर हम एंड स्किन केयर तो उनके लिए रूटीन है ना, आप ही करते होगे अभी. सो एंड उसमें उनके स्किन केयर में थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं. जैसे आपने फेस वॉश किया, फिर आप सीरम लगाओगे, फिर मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन. तो हम एक सीरम ज़रूर ऐड करते हैं. देन एट नाइट मेकअप रिमूवल, देन क्लेंजिंग. ठीक है. फिर आता है एक अंडर आई सीरम एंड अ फेस सीरम. फिर आता है एक क्रीम जो डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टैग वी विल ईदर गिव यू. जैसे आपको अगर कहीं पैचेस हो रही हैं काले, स्किन टोन अनइवन हो गया, तो फिर हम आपको एक एंटी पिगमेंट क्रीम देंगे. फिर हम आपको, या फिर आपको लाइंस वगैरह हैं तो हम आपको एक एंटी एजिंग क्रीम देंगे. ठीक है. और उसके बाद फिर हम देंगे मॉइस्चराइजर और उसके ऊपर फिर हम देंगे मास्क. अच्छा. है ना. तो सो फेस वॉश, मेकअप रिमूवर, फेस वॉश, सीरम अंडर आई, सीरम फेस, whatever required cream, moisturizer, mask, 7 steps हो गए, which they have to follow and which they are consistent with, because फिर काम ही ऐसा है. Correct. है ना? So that's the routine. And then zero sugar, right? No sugar diet where jaggery, honey, dates, fruit sugars, all that matters apart from regular sugar. वो भी नहीं. वो भी नहीं. High protein diet, diet with a lot of greens, lot of omega, seeds, nuts, all of that. तो ये सब भी साथ में चलता है, एक्सरसाइज साथ में चलती है. And then we do some treatments. है ना. Vampire facial, I want to get to that. chemical peels, skin booster injections, radio frequency treatments, Q-switch Nd:YAG laser, pico laser. See, skin care is not filler botox. लोगों को लगता है हमारे पास आ गए तो ये फिलर बोटॉक्स ही करें. नहीं जी, नहीं. No, not at all. There are so many other things available to us today. पहले नहीं थे, but आज की तारीख में है. And I was one of those fortunate ones कि जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी 1996 से 1999, that is the time when this was all just emerging. And मेरे जो टीचर हैं डॉक्टर सतीश सावंत, ही इज़ द फादर ऑफ डर्मेटोसर्जरी इन इंडिया. Okay. अभी मैंने आई जस्ट मेट हिम डे बिफोर यस्टरडे फॉर गणपति. एंड तो वो जस्ट एक emerging फील्ड था. And all these things were becoming available and being taught and all of that. And then I had, of course, filler botox, so कोई सिखाता ही नहीं था उस वक्त. So I had to go abroad to learn all of that. But now these things are very normal. Chemical peel, और ठीक है यार, क्या है, Q-switch, सब बातें करते. पेशेंट्स कमेंट से हमें ये करना है, और हम बैठ के दिखते हैं, सोचते नहीं, आपको इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. मे बी शायद आपको ज़रूरत ही नहीं है. ऐसा भी होता है. ठीक है. और कभी ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि चलो ये एक करना ही है, चलो एक ही ये कर लो. बट फॉर एक्टर्स देन, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन, तो हमें एक कॉम्बिनेशन करना पड़ता है ऑफ ऑल दिस. So ये सारी जो ट्रीटमेंट्स हैं, वैम्पायर फेशियल हो गया, पील्स हो गए, और ये सब, आर दे हेल्दी इन द लॉन्ग रन? कि उनके साइड इफेक्ट्स है, बिकॉज ये काफ़ी नई हैं, तो उनके ऊपर ऐसा नहीं है कि 20 साल का रिसर्च हो उसके पीछे. No, chemical peels are in the market since the early 1900s. Early 1900s? Yes. अच्छा. A lot of research. Okay. 1940s, 50s. हमारा एक इंटरनेशनल पीलिंग सोसाइटी है. Okay. Bases in the International US. Peeling Society. Peeling Society. All dermatologists who have a lot of keen interest in chemical peels. So, these are time tested. Okay. Now, they're becoming more, people are aware now because बहुत सारे ऐसे clinics खुल गए हैं. Okay. But as a dermatologist, हम तो peels काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं. और ये जो Over वैम्पायर decades. फेशियल्स है, ये सब है. Okay. वैम्पायर फेशियल जो है वो PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उससे भी वक्त हो गया अभी. It's been about a little over 20 years. It was being used for joints, bones. इन चीज़ों के लिए PRP यूज़ होता है. करेक्ट.
फिर धीरे धीरे देखा गया कि अरे ये तो कोलाजन बना रहा है, तो स्किन में भी कोलाजन है, तो स्किन में भी बनना चाहिए. देन दे स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर स्किन. ओके, व्हाट इज इट? आपके ब्लड से, आपके ब्लड को हम निकाल, मतलब जैसे ब्लड कलेक्शन होता है फॉर ब्लड टेस्ट, उसी तरह से ब्लड निकाला जाता है. 8 to 10 ml ब्लड, डिपेंडिंग ऑन द किट. कुछ किट्स होती है जहाँ 15 ml तक भी ब्लड निकलता. फिर हमारे पास वो सेंट्रीफ्यूज मशीन्स होती हैं. इस ब्लड को हम एक रिएजेंट किट में डालते हैं. अब वो किट या तो इंडियन होता है या फिर कहीं बाहर से इटालियन होता है, अमेरिकन होता है. उस किट में हम डालते हैं. फिर उसे लेकर के सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाते हैं. उससे क्या होता है, आपके रेड ब्लड सेल्स, फिर वाइट ब्लड सेल्स और फिर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अलग अलग हो जाती है. तो जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. उसमें होते हैं बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स, अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स जो स्किन के लिए अच्छे हैं, जो बालों स्कैल्प के लिए अच्छे हैं, बालों के लिए अच्छे हैं, बॉडी के लिए भी. दैट्स व्हाई दे वर एक्चुअली गिवन फॉर द जॉइंट्स एंड बोन्स एंड ऑल. तो ये आप जब इंजेक्ट करते हो तो आपके स्टेम सेल्स एक्टिवेट होती है. तो इस तरह से आपका स्किन जो है वो आपका कोलेजन बनता है, आपके पोर्स का जो साइज है वो कम हो जाता है, फाइन लाइंस हो तो वो कम हो जाती है, हेयर डेंसिटी बढ़ जाता है. कुछ लोगों में हेयर ग्रोथ होता है, सब में नहीं होता, बट हेयर क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव हो जाती है. सो हाउ इज इट डन? इट्स इंजेक्टेड इनटू द फेस. उसके बाद अब आया माइक्रो नीडलिंग डिवाइस, जिससे हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं. वो भी 1960s में ये हुआ था. इट वॉज डिस्कवर्ड, सो इट्स बिन देयर. सो यू डू अ माइक्रो नीडलिंग, यू पोर द PRP, and so the face becomes a little bloody. And so Kim Kardashian posted on social media or on YouTube, I think wherever, she posted a video where she did this, and she called it the vampire facial. And so दुनिया फिर उसे vampire facial करने लगी, वरना हम तो सालों से करते आ रहे हैं, बहुत पहले से, before it became vampire facial, and we were calling it PRP, platelet rich plasma treatment. प्रोसेस सेम है, Process same. माइक्रो नीडलिंग एंड प्लाज्मा. Yeah, process is same. But you इसमें want कोई to लॉन्ग inject. टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं. There are no side effects. Now, whether it is going to work for you or not, है ना, आपका PRP ले रहे हैं, how good is it? उस पे कितने ग्रोथ फैक्टर्स हैं? आप जिस किट में डाल रहे हो वो क्या वो अच्छी तरह से सेपरेशन कर पा रहा है? दैट किट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप कोई सस्ती सी ले लो कुछ तो शायद मुश्किल. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे हेल्दी फॉर यू टू गेट गुड PRP. आपके बॉडी में, आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा अल्कोहल है, निकोटीन है, शुगर है, तो फिर PRP किस काम का? फिर आपके ग्रोथ फैक्टर्स तो थोड़े वीक हो जाएंगे. True that. So those are the treatments. Then you talk about lasers, and you talk about energy-based devices, radio frequency. Then you talk about skin boosters and fillers and Botox. Everything done in moderation and under supervision is okay to do. The key is don't cross the line. आप एक विटामिन D ही ले लो या A ले लो या B ले लो, ज्यादा लोगे तो साइड इफेक्ट्स होती. करेक्ट. Right? So the same thing. The problem is arising because लोग बहुत ज्यादा, very frequent and obsessively ये सारे ट्रीटमेंट्स करवाते हैं. साल में कितनी बार सेफ होता है, हेल्दी होता है ये सब कराना? See, PRP तो हम once in a month for 6 months करते ही हैं for skin. For hair, we usually do about 3 to 4 sessions. PRP से. PRP, okay, 3 to 4. If you talk about a Q-switch Nd:YAG laser, which is done for pigmentation, the interval should be 6 weeks. So we do a session once in 6 weeks. I have seen people go and do it every week. What is this? It's a laser Okay. which has a particular wavelength which targets melanin in the skin. Okay. So it breaks the extra pigment. So it reduces pigmentation. It makes your skin tone more even. Right? A Q-switch Nd:YAG laser or a Pico laser. But when you do a laser, you have to give the skin some time to heal. Heal it. So you can't keep doing it every week. Got it. In very simple words. Now, when people do it every week is when the skin becomes sensitive. और जो सबसे पहला चीज मैंने कहा था कि skin barrier, वो बिगड़ जाता है.
and then you have more pigmentation or the skin becoming sensitive or rashes and all of that. So if you do it at a good interval of 4 to 6 weeks and don't keep on doing it, आपने 6 से 10 सेशन मैक्सिमम कर लिए, ब्रेक दे दो. ओके ओके राइट. आपको अगर हाइपर पिगमेंटेशन है तो आप 6 to 8 वीक्स का इंटरवल रखो. आप हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते डोंट डू डोंट डू इट. you know. So that is something that your doctor has to tell you, and that is why you need to go to a dermatology or a plastic surgeon's clinic, and not just a clinic which is run by somebody and some random people with no degrees who are calling themselves doctors are sitting there, and then it's become a business. आजकल तो बिजनेस तो हो ही गया बहुत सारे क्लिनिक्स. करेक्ट. आपको एक बात पूछूं, मैंने बॉम्बे में अभी, एंड आई एम श्योर अगर बॉम्बे में हो रहा है तो बहुत सारे सिटीज में हो रहा है, छोटे शहरों में भी हो रहा है, ये आईवी क्लिनिक्स खुल रही हैं. जी. इंट्रावेनस क्लिनिक्स. ये होता क्या है? बिकॉज मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, कभी गया नहीं हूँ अंदर, बट ये एक बहुत बड़ा फैड हो गया है जहाँ पे शादियों में भी आईवी एम्बुलेंसेस लगी हुई हैं. अभी तो कुछ लिक्विड आईवी करके भी आ गया है, बहुत सारी चीज़ें. आई डोंट नो इफ इज द सेम थिंग, बट ये आईवी का क्या फैड है, क्या ये क्रेज चल पड़ा है? Yeah, I mean, some of these IV clinics are legit. मतलब licensed हैं और जो वो ingredients यूज़ करते हैं वो अच्छे यूज़ करते हैं. वो बाकायदा आपके blood tests करते हैं. डॉक्टर देख लेता है आपको कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, और फिर वो करते हैं. बट दे आर मे बी जस्ट 2 or 3. Most of them are just randomly run. I have seen therapists, trainers, nurses just giving IVs. So basically, आईवी क्या होता है? उसको प्लीज ब्रेक डाउन. IV is intravenous. करेक्ट. बट जो भी आप intravenous दोगे वो. व्हाई? अब इसमें तरह तरह की आ गई हैं. उसमें ग्लूटाथियोन इज नंबर 1 जो देते ही हैं लोग, है ना. देन विटामिन सी, कोलेजन, फिर आजकल नैड है, नैक है. दीज आर ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स जो दिया जाता है. So they are said to delay the process of aging, or glutathione is said to, with vitamin C, is said to reduce hyperpigmentation. So gradually probably improve your skin color, give you improve your immunity, give you an energy boost. ये सब कहने की बातें हैं क्योंकि अभी तक ऐसा proven research नहीं है. ओके It's a very new field. ओके. All right. Now IV glutathione is very old. It was given for liver disorders. ओके. But it was 600 to 1200 milligrams. Or the max they would stretch is 2400. But the vial, आज भी जो vial आता है, जो बनता है, जो medical grade है, जो FDA approved है, वो 600 milligrams का ही आता है. ठीक है. But आप कुछ websites पे जाइए, ढूंढिए, glutathione 5000 milligrams. Glutathione 10,000 milligrams. मतलब ये क्या ही है, और उसमें पता नहीं और 10 चीज़ें मिक्स होती हैं. वेदर दे आर देयर और नॉट, एंड हाउ आर यू मेकिंग इट. ये कहाँ बन रही है, क्या मैन्युफैक्चर है, उसमें आप क्या डाल रहे हो. आप ग्लूटाथियोन इतना, मतलब दैट लेवल, दैट मच ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड अमाउंट, हाउ कैन यू गिव इट? इट्स नॉट सेफ. उसके इफेक्ट्स होते होंगे है ना? ना अगर आप इतना ओवरडोज कर रहे हैं. जरूर होते होंगे. क्या होता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम your skin color may change, there may be kidney and liver issues. There is a possibility. So that is why it's very careful. You have to be careful. कोई ये, मतलब आप ये इतना लाइटली, जैसे आपने अभी अभी कहा कि शादियों में एम्बुलेंस लग रही है, और ये बैचलरेट में भी है, या संगीत के पहले सुबह ड्रिप्स लग रहे हैं. मुझे इनवाइट आया था, तो it can be very scary. If somebody is allergic to it, there can be, he may land up in ICU, in the intensive care. तो ये जो ट्रेनर्स और ये कर रहे हैं, उनके पास अगर मेडिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो अगर जैसे आपने कहा कि अगर हम एक ओवरडोज चले जाएं या किसी की बॉडी टाइप को नहीं सूट कर रहा है, तो क्या ये फेटल हो सकता है? जी, हो सकता है. जी, anything can be fatal. See, when you're giving something IV, and if you are allergic to it,
it can be fatal. तो ये तो क्लिनिक में भी हो सकता है, Of course हो सकता है. तो फिर उसको वहां पे क्लिनिक में हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है. If somebody is allergic, but in the clinic, when you have a qualified doctor, we always have the whole first aid ready, including, the cardiac arrest things which you can monitor and you can save the patient then and there. And that is the difference between a proper doctor and a non-doctor. These days, there are people who call themselves doctors. कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. बिल्कुल. अगर मुझे किसी चीज से एलर्जी हो, and I'm getting, it's not basically, I'm not saying cardiac arrest उससे होगा, but I'm saying that you have severe allergy to something. You will develop angioedema. That means you can't breathe. This whole things, आपने देखा होगा लिप्स स्वेल हो जाते हैं लोगों के, चेहरा स्वेल हो जाता है. उसी तरह से आपका विंड पाइप, आपका लैरिंक्स भी स्वेल हो जाता है. You can't breathe. Okay. So that is fatal. You Right. can't breathe. No, why I said cardiac arrest because sometimes with that in that whole process only it can happen. कि आप जब तक एक्चुअली मेडिकल तक med- पहुंचोगे तो देर हो सकती है. But हमारे पास वो सारा इक्विपमेंट होता है. And we know the antidotes. ओके. We know how to save you. आप अपनी क्लिनिक में देती हैं आईवी? जी मैं देती हूँ. But कभी very ऐसा कुछ केस हुआ है? luckily आज तक नहीं हुआ. 2 लोगों को एलर्जी जरूर हुई है. दिया कोई है. टेस्ट कराना पड़ता है ये करने से पहले कि ये ट्रायल एंड एरर है? सो ये सबसे पहले तो मैं फेयरनेस के लिए नहीं करती. ओके. So if somebody comes and says मुझे फेयर बनना है, I'll say sorry because उसके लिए आपको कितना ग्लूटाथियोन लगेगा मुझे नहीं पता है. करेक्ट. So I will do it for, basically you want a little bit of glow. You want, you feel that, immunity, बहुत ज़्यादा आपका physical abuse है, alcohol, smoking, this, that, the other. Then maybe I will say, okay, do it once in a month. ओके. And the dosage also, I don't look at glutathiones which are available as 5,000. I always will buy the medical grade, which is 600. I will add a proper vitamin C, not more than 1,000 mg. I will, so I have not started doing NAD, which a lot of people are doing, because अभी तक उसका जो research है, हालांकि लोग कहते हैं कि energy बहुत अच्छा हो जाता है वगैरह, but I still want to What's wait. NAD? So it's again a very powerful antioxidant, ओके. and it does have certain effects on the heart rate. Some people do experience a lot of tachycardia, मतलब heart rate fast हो जाता है. So, but other than that, they haven't found side effects, but it's too new, ओके. So, थोड़ा सा you have to be more careful. Can you not live without them? Of course you can. हम सब, our grandparents, our parents, we have all survived without all these IV drips. Right. So they are not a necessity. आप अच्छा खाइए, लाइफस्टाइल अच्छा कर लीजिए तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है. शायद जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल या हेक्टिक लाइफ हो, उनको लगता है चलो दिस इज़ एन ईजी वे आउट, कर लीजिए, बट डू इट विद अ प्रॉपर doctor or a proper chain of IV clinics. ओके. Like for example, Revive is a very popular chain, and it's a very, legit chain, a safe one. So something like that. I mean, yeah, that's what it is. तो वेडिंग्स में मैंने देखा है ये एक्सपीरियंस है कि एक लॉन्ग नाइट पार्टी हो रही है, सब हो रहा है, एवरीबडी इज ड्रंक और हैप्पी, और फिर अगले दिन सुबह सुबह फंक्शन है तो आईवी वैन्स हैं, उठते हैं, आईवी लगाए, यू हाइड्रेटेड अगेन एंड यूर बैक टू पार्टिंग. सो इज दिस द सेम थिंग देन व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? Does this help with hangovers and all also? It does. It because you're taking a lot of IV. So hydrate. you after, जैसे आप अगर अल्कोहल ज़्यादा लेते हो तो फिर लाइम शॉट्स एंड लॉट ऑफ वाटर, है ना, टू सॉर्ट ऑफ गेट रिड ऑफ द हैंगओवर, ये लेते ही हैं, तो उसे ही आप आईवी में डाल रहे हो तो आप डायरेक्टली आपके सिस्टम में जा रहा है. Vitamin C. बट इज इट समथिंग गुड? आई डोंट थिंक सो. I think it's a very, I don't think so, but yeah, वो हो जाता है, टेम्पररीली हो ही जाता है हाइड्रेशन, टेम्पररीली वो हैंगओवर निकल ही जाता है. बट ये सारी शॉर्टकट्स हैं यार, एंड समवेयर दीज शॉर्टकट्स यू विल हैव टू पे द प्राइस एट सम पॉइंट. ओके.
एक चीज मुझे आपसे जाननी है कि जो हमारे पुराने देसी नुस्खे होते थे स्किन केयर और हेयर केयर के, कि बालों में दही लगा लो, बेसन दही का मिश्रण लगा के, मुल्तानी मिट्टी, हाउ इफेक्टिव आर एक्चुअली दोज? आर दे रियली गुड फॉर द स्किन टिल नाउ? सो सम ऑफ देम आर वेरी गुड. ये ऐसे ही नुस्खे नहीं बन गए, करेक्ट. है ना. दादी के नुस्खे, मैं खुद खूब सारा पपाया लगाती हूँ, पपाया, पपीता, है ना, छिलके के साथ छोटा सा पीस. मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई फिर बोलेंगे अरे डॉक्टर जैसे खाने को पपाया नहीं आप लगाने को कह रहे हो. सो लाइक अ स्मॉल पीस, मैश इट, या तो आप उसे कूट लो और मैश कर लो, या मिक्सी हो तो उसमें कर लो. एंड वो उसमें थोड़ा सा आप टर्मरिक, हल्दी, ये हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पपाया में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. तो पैपेन नाम का एक एंजाइम होता है विच इज़ लाइक अ वेरी, एंड विटामिन ए होता है. तो इससे व्हेन यू अप्लाई इट, उसके साथ थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके, तो आपका स्किन जो है वो आपका जो भी, एक तो डेड स्किन भी निकल जाता है और थोड़ी सी स्किन पे ग्लो आ जाती है. तो दैट्स अ नाइस सेफ थिंग टू डू. अगर आपका स्किन ऑयली नहीं हो, अगर आपको पिंपल्स, मुहासे नहीं आ रहे हो, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वगैरह नहीं आ रहे, तो आप दही या मलाई लगा सकते हो. ओके. और अगर आ रहे तो नहीं लगाना? अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं लगाना. पिंपल पे दही नहीं लगाना? पिंपल पे दही और मलाई नहीं लगाना. मेरी तरह ड्राई स्किन हो तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि फिर आप, मेरी माँ ने मैंने पूरे स्कूल लाइफ में रात को मलाई लगाई है हमारे पर स्किन पे, और बहुत ही बदबू आती थी और बहुत गंदा लगता था, बट कोई चॉइस नहीं था. बट देन द स्किन रियली टर्न्स आउट, उसमें लैक्टिक एसिड होता है दही में और मलाई में, दूध में. तो लैक्टिक एसिड में 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक मॉइस्चराइजिंग एंड एक स्किन ब्राइटनिंग. अच्छा. हाँ, तो दैट इज़ अ गुड थिंग. इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, इफ़ यू हैव नॉर्मल स्किन, आप लगा सकते हो. बेसन आप लगा सकते हो. अगेन ड्राई स्किन ऑयल? सो बेसन, अगर आपको ड्राई स्किन है तो उसमें आपको थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके लगाना पड़ेगा, वरना आपका स्किन और ड्राई हो जाएगा. और दही बेसन जो मिक्स And करके वो लगाते आप हैं? लगा सकते हो दही बेसन, अगर आपका ड्राई स्किन है. बट इफ़ योर स्किन इज ऑयली, देन यू नो यू बेसन में, मतलब एक पतला सा लेप आप पानी के साथ मिक्स करके, आपको उसमें फिर ऑयल वगैरह नहीं लगाना है. जो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए वो है लाइम, नींबू जो लोग रगड़ते हैं, वो आपके स्किन के पीएच को चेंज कर देता है. अच्छा. और नींबू ऑल्सो मेक्स योर स्किन, इट्स अ फोटो सेंसिटाइजिंग. विटामिन सी जो यू नो मेक्स योर स्किन फोटो सेंसिटिव. आप विटामिन सी लगा करके विदाउट सनस्क्रीन अगर आप घूम रहे हो, तो वो स्किन जो है वो और डार्क हो जाता है. अच्छा. हाँ, एंड दैट इज़ वन. द सेकेंड थिंग इज़ विटामिन. जब नींबू डायरेक्टली आप लगा रहे हो स्किन पे, तो स्किन का पीएच और उसका जो है वो अलग होता है. विटामिन सी इज़ वेरी वेरी एसिडिक. करेक्ट. तो आपके स्किन के बैरियर को वो डैमेज कर देता है. फिर इरिटेशन. कुछ लोग कहते नहीं मैं तो कितने सालों से लगा रहा हूँ. भाई मे बी यू आर लकी, यू हैव अ डिफरेंट स्किन कॉम्पोजिशन, बट 90% ऑफ द पीपल विल गेट अ रिएक्शन और पिगमेंटेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और सेंसिटिव स्किन. सो एसिडिक चीज़ें जैसे नींबू है, मौसम्बी है, टमाटर है, जो भी ये खट्टी चीज़ें हैं, इनको डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए. ओके. हाँ. इनको किसके साथ मिक्स? इनको लगाना ही नहीं चाहिए. इनको आप खाइए, लगाइए मत. एलोवेरा से मैंने बहुत लोगों को एलर्जी देखी है, एलोवेरा से होता है. तो एक टेस्ट पैच कान के पीछे करिए, हाथ पे मत करिए. ये स्किन और ये स्किन अलग होता है ना. फेस का स्किन और कान के पीछे वाला स्किन सिमिलर होता है. तो वहाँ पर आप एक भले ही टेस्ट पैच कर लीजिए और फिर देखिए, अगर आप आधे घंटे में 1 घंटे में आपको कोई रैश नहीं हो रहा है, तो आप एलोवेरा लगा सकते हो. उसमें अच्छे वूंड हीलिंग एंड मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फिर आप ओट्स लगा सकते हो, ओट्स एंड राइस. तो इसे एक हल्का सा पीस के, इसका जो रफ, थोड़ा मतलब महीन नहीं पीसना है, हल्का सा उसे क्रिस्टल जैसा रफ रहना है, वो एक आपके लिए अच्छा स्क्रब बन जाता है. ऑयली स्किन है तो पानी मिक्स करके, ड्राई स्किन है तो फिर दूध मिक्स करके आप लगा सकते हो. इट्स अ नाइस स्क्रब टू यूज. तो देयर आर ये घरेलू नुस्खे काम करते हैं. जी जी. बट थोड़ा सा केयरफुल रहना. अगर आपका स्किन सेंसिटिव है, फ्लेकी है, ड्राई है, तो फिर घरेलू नुस्खे से थोड़ा दूर ही रहिए. हाँ. और अगर आप बहुत मतलब रेगुलरली करते हो, आपने मुल्तानी मिट्टी कही, उससे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है.
और अगर आप वो फ्रीक्वेंटली करोगे, ऑयली स्किन है तो इसलिए मैं ज़्यादा एवरी डे आई एम यूजिंग मुल्तानी मिट्टी, स्किन ड्राई होकर के वो बैकफायर कर जाएगा, आपके पिंपल्स बढ़ जाएंगे. ओह, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे 15 दिन में एक बार आप लगा सकते हो. एंड ऑयली स्किन है तो आपको बहुत जितने भी ऑयल बेस्ड चीज़ें हैं उनको नहीं लगाना चाहिए. सो दैट यू हैव टू बी केयरफुल. सो व्हाट स्किन टाइप इज बेटर, ऑयली और ड्राई, जो मेंटेन करने में ज़्यादा आसानी होती है? Oily is definitely easier. Easy. Yeah, easier. Dry can become sensitive very easily. Dry बहुत जल्दी reactions या eczemas या allergy prone है. ऑयल होता तो एक बैरियर बन जाता है. Yeah. So- So that is there. Okay. And आपके lines and wrinkles and pores जल्दी ओके, अगले 10 सालों में आप डर्मेटोलॉजी का फ्यूचर क्या देखती है? बेहतर ही होता जा रहा है क्योंकि लोगों को स्किन के बारे में अवेयरनेस आजकल बहुत बढ़ गया है, स्किन का अवेयरनेस. तो हर कोई अपने स्किन का मतलब दे वांट टू टेक केयर ऑफ देयर स्किन, है ना. तो जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी इन द ईयर 2000 तो बहुत कम मेल्स तो आते ही नहीं थे अनलेस उनको कोई फंगल इन्फेक्शन हो या कोई कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ या एक्जिमा हो. फीमेल्स भी आती थी तो पिगमेंटेशन, हेयर फॉल एंड पिंपल्स, इससे आगे तो कुछ था ही नहीं. बट सब कुछ चेंज हो रहा है. पिछले 10 सालों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. कोविड के बाद तो मेरे ख्याल से लीप हो गया है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, है ना. सबको अब पता है कि स्किन जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डिसऑर्डर हो, कोई डिजीज़ हो, वैसे भी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. तो इट्स अ बूमिंग फील्ड एंड मेरे पास आज की तारीख में आई वुड से इफ़ नॉट लेस एटलीस्ट 50% मेल्स एंड 50% फीमेल्स कम टू माई क्लिनिक, है ना. पहले ऐसा नहीं था. पहले तो रेशियो 1:10 था. अब 50-50 इज़ लाइक अ लॉट. उसके बाद लोग आते मेरे पास, जैसे कुछ सम मेन विल कम, कोई एक्ने के लिए आ गया, कोई हेयर फॉल के लिए आ गया, और मैंने अपना लाइक अ टिपिकल डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन डाइट वगैरह जो भी है बता दिया, प्रिस्क्रिप्शन भी दे दी. देन दे एक्चुअली लुक एट मी एंड आई एम लाइक यस बट डॉग कैन आई डू समथिंग एवरी मंथ, एंड इट्स फिर यू फील कि वाओ, लाइक डू व्हाट, नो सम हाइड्रोफेशियल समथिंग. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये मेन मेन, फीमेल्स तो कर ही रही थी पहले से, but men coming in and saying I want to do this for myself, it's a good feeling. Females also are now coming out of their shell and trying to do treatments also beyond just facial. Okay. Like पहले क्या था, all aunties and mummies were going to parlors to do facials. Now they look at it as no, we want to do something more scientific जिससे कि long term benefits हो, है ना. तो फेशियल से बहुत शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है आपका, आपके ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं, आपका स्किन ग्लो करता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए. एंटी एजिंग तो नहीं होता है, बट आप कुछ उसकी जगह एक ग्लाइकोलिक पील कर लो या एक PRP ट्रीटमेंट कर लो या एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट कर लो. आई एम नॉट सेइंग डू इट एट 20-30, आई एम सेइंग आफ्टर 35, है ना. तो आपको वो नौबत नहीं आएगी टू डू हेवी ड्यूटी स्टफ क्योंकि आपने पहले से ही प्रिवेंशन करा हुआ है. सो आई थिंक इट्स बूमिंग. इट्स इवन द स्किन केयर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज बूमिंग. द स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह मतलब इतने आ गए, फ्लडेड है मार्केट में. आपको मैं बताऊँ, मैंने सोचा था खुद का भी मैं एक लाइन शुरू करूँगी. ये कोविड के पहले 5 साल रिसर्च की मैंने, बैक एंड फोर्थ जम नहीं रहा था. किसी का सैलिसिलिक एसिड अच्छा है, किसी का रेटिनॉल अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, नॉट गेटिंग द थिंग. उसके बाद कोविड हो गया, उसके बाद इतने सारे आ गए कि मैंने कहा अब यार ये सैचुरेटेड मार्केट, अभी लेट मी जस्ट डू व्हाट आई एम डूइंग एंड दैट इज व्हाट इज गुड. ओके. फ्यूचर डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए, यंग डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए और पेशेंट्स के लिए भी आपकी एक वो गोल्डन रूल क्या है जो आप हमसे बताना? अब्यूज मत करिए स्किन को, राइट. सो skin is a sense organ, it's an endocrine organ, it's the largest organ of your body, it's not just a beauty organ.
तो इसका लिहाज रखिए, रिस्पेक्ट इट. इफ़ यू आर अ डॉक्टर, इफ़ यू आर अ डर्मेटोलॉजिस्ट, आपको बहुत एथिकल प्रैक्टिस करना चाहिए. ओके, एंड स्टे अपडेटेड. एवरी टाइम देयर इज समथिंग न्यू. आप कॉन्फ्रेंसेस जाइए, वर्कशॉप्स अटेंड करिए, सीखिए, और जो सही है वो करिए. हर एक इंसान का स्किन या फेशियल स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता है. हर एक को सेम ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए. हर एक के लिए इतना बोटॉक्स करना ही है, वो क्लिनिक में आ गया तो अब ये रेवेन्यू बढ़ानी है तो ये करना ही चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है. जो जिसके लिए आता है वो करिए, ठीक है. किसी को नीचा मत दिखाइए. ऑनेस्ट एथिकल प्रैक्टिस. ऑल्सो अगर आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कर रहे हो तो आपका जो नज़रिया है देखने का, चेहरा देखने का, वो उसी तरह से होना चाहिए. इट हैज़ टू बी एस्थेटिक, करेक्ट. राइट? वरना आप you will overdo it and you will make the person look not so pleasant, जो आप देख रहे हो आजकल. Absolutely. So it's very important. So understanding science, understanding anatomy, having adequate knowledge, and knowing where to stop. Or knowing where to stop is both for patients and doctors. Okay. That is the biggest thing. Knowing where to stop. Okay. And very important, skin and face and whatever aging is holistic. So diet, sleep, lifestyle, exercise, learning to figure out self-love and stress coping mechanisms apart from a skincare routine. And then when you're 35, you start doing some basic treatments, maybe once in 2-3 months. Basic treatments such as? Just we said, the chemical peels, radio frequency tightening, HIFU, the vampire facial, these kind of things. Okay. Skin boosters, basics. Basic things. Okay. एक स्किन केयर मिथ जो आप बस्ट करना चाहेंगी. पानी पीने से स्किन 8 लीटर्स पानी पीने से स्किन जो है वो निखर जाएगा, एंड ड्राई स्किन विल बिकम नॉर्मल. I was this day old when I learned this. मेरे को हमेशा अब तक मुझे लगा था कि पानी पीने से स्किन हाइड्रेट होती है. हाँ, बिल्कुल नहीं ना. आप डेफिनेटली स्किन के लिए 2 से 3 लीटर पानी तो इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्किन, फॉर योर बॉडी ऑल्सो. बट स्किन हाइड्रेट नहीं होता. आप 8 लीटर पी लो, 10 गैलन पी लो, बट आपके जो टॉप लेयर्स हैं उसको पानी नहीं मिलता है. फॉर योर टॉप लेयर्स यू नीड टू मॉइस्चराइज. नॉर्मली एनवायरनमेंट अगर सही हो तो बाहर से उतना मॉइस्चर सही है. बट अगर आप एसी में बैठे हो पूरे दिन, या फिर एक पोल्यूटेड यहाँ घूम रहे हो, मुंबई जैसे शहर में घूम रहे हो, ह्यूमिडिटी बहुत है, या फिर कहीं बहुत ड्राई वेदर है, आपको एनवायरनमेंट से नहीं मिल रहा, तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, इवन इफ यू हैव ऑयली स्किन. और वाटर इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग. Correct. Okay, thank you ma'am for coming on Unlock with Kunal Jai Singh. I had a fabulous time. बहुत शुक्रिया. Thank you. आपका धन्यवाद. I'm so happy I came and I made it. So all the best to you for Unlock with Kunal Jai Singh, and may you do so much more, in life and prosper, and thank you so much. Thank you so much. अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा और आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा तो प्लीज इस एपिसोड को 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक नई चीज अनलॉक हो, एक नया इन्फॉर्मेशन अनलॉक हो. और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मेरा एपिसोड लॉन्च हो आपको सबसे पहले पता चले.